दोस्तों क्राइम एफएम में सुनेंगे एक बहुत ही दर्दनाक मर्डर केस के बारे में, जिसको अंजाम दिया जाता है बहुत ही फेमस डेटिंग ऐप टिंडर के जरिए। और इस टिंडर ऐप के जरिए हजारों मासूमों को फंसाया जाता है और उनको बुरी तरह लूटा जाता है। तो कहानी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने के साथ साथ एक बहुत ही अच्छा सीख देने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस कहानी का मेन किरदार है प्रिया सेठ, जिसका जन्म एक मिडिल क्लास में राजस्थान के एक छोटे से शहर बयाना में होता है। प्रिया एक बहुत ही खूबसूरत और इंटेलिजेंट लड़की होती है। इसका इंटेलिजेंसी इसके रिजल्ट से पता लगाया जा सकता है। इसको 10th में 90% मिलते हैं और 12th में 85%। फिर इसके घर वाले इसके आगे की पढ़ाई के लिए इसको जयपुर भेज देते हैं। फिर वो जयपुर जाकर एक कॉलेज ज्वाइन कर लेती है और साथ ही में कोचिंग भी ज्वाइन कर लेती है। जयपुर के चमक धमक रहन सहन देखकर उसको लगता है वो कहाँ थी और असल में दुनिया कहाँ है। शहर की यही रहन सहन देखकर वो इनके बीच एकदम खो जाती है और वो अब सब कुछ हासिल करना चाहती है जो रईस इंसान के पास होती है। प्रिया को करीबन हर महीने 20,000 रुपए मिलते थे अपने घर से जयपुर में रहने के लिए और पढ़ाई के लिए। मगर प्रिया की पहनावा रहन सहन जयपुर में बसने वाले रईसों की तरह होने लगी थी, इसलिए इन 20,000 रुपए से पूरे महीने चलाना बहुत मुश्किल हो रहा था। फिर वो सोचती है क्यों ना पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब किया जाए। फिर वो जॉब की तलाश में लग जाती है। फिर एक दिन न्यूज़पेपर में जॉब का इश्तिहार देखती है और उस इश्तिहार में दिए गए नंबर पर कॉल करती है। फिर उसको पता लगता है जिस जॉब एजेंसी को उसने कॉल किया है वो लड़कियों से जिसमें फरोशी का धंधा करवाते हैं। वो एजेंसी प्रिया को बोलती है जो तुम्हारा काम बस इतना होगा, सुंदर सुंदर लड़कियों को अपने कॉलेज से इस धंधे में लाना होगा, जिसके बदले तुम्हें काफ़ी पैसे दिए जाएंगे। मगर प्रिया ये सब सुनकर पहली दफ़ा इस जॉब को ठुकरा देती है। फिर वो इधर उधर भटकती रहती है मगर उसको कहीं पर भी जॉब नहीं मिलता है। फिर वो बहुत सोच विचार और पैसे को देखते हुए इस बिजनेस में उतरने का फैसला करती है और फिर इस काम को ज्वाइन कर लेती है और काम करने लगती है। और धीरे धीरे काफ़ी भोले भाले कॉलेज लड़कियों को बहला फुसला के इस धंधे में उतार देती है, जिसके बदले इसको बहुत पैसे मिलते हैं और ये बहुत खुश होती है। धीरे धीरे प्रिया की आदत वगैरह सब कुछ बिगड़ जाती है। ये गाली गलौज, दारू सिगरेट वगैरह का नशा करने लगती है। फिर कुछ महीने तक इस धंधे में काम करते करते इस धंधे के बारे में प्रिया को सब कुछ पता चल जाता है। फिर 2014 में अपनी खुद की एस्कॉर्ट सर्विस कंपनी शुरू कर देती है और अपने कंपनी के नाम पर वेबसाइट लॉन्च कर देती है। मगर इस वेबसाइट के जरिए प्रिया का बस एक ही मकसद होता है, जो लोगों के साथ फ्रॉड किया जाए और उनको लूटा जाए। लोग जैसे ही इस वेबसाइट के जरिए प्रिया से कांटेक्ट करते थे तो प्रिया उनको व्हाट्सएप पर अलग अलग लड़कियों की तस्वीर भेजा करती थी और साथ ही में अपना तस्वीर भी भेजती थी। जितने भी लड़कियों की तस्वीर वो क्लाइंट को भेजा करती थी वो सब प्रिया से कम सुंदर होते थे, जिसके वजह से हर एक क्लाइंट को प्रिया की ही तस्वीर पसंद आती थी। फिर प्रिया क्लाइंट के साथ सोने के लिए 25 से 30,000 रुपये की कीमत लगाती थी और जैसे ही क्लाइंट राजी हो जाता था तो वो मिलने का प्लान बनाते थे। फिर जब प्रिया उन क्लाइंट से मिलने जाती थी तो उनसे सबसे पहले एडवांस में पूरे पैसे ले लेती थी और क्लाइंट से बोलती थी जो तुम इधर ही रुको, मैं इस पैसे को अपने गाड़ी में छोड़कर आती हूँ। उसके बाद प्रिया पैसे को लेकर वहाँ से रफू चक्कर हो जाती थी। इस तरीके से वो हजारों लोगों को लूटा करती थी। मगर यहाँ पर प्रिया उन्हीं क्लाइंट्स को अपने जाल में फंसाती थी जिनकी उम्र 40 से 50 के बीच होते थे, क्योंकि उसको अच्छे से पता था अगर वो 40-50 उम्र के लोगों को ठगती है तो वो पुलिस के पास नहीं जाएंगे और कंप्लेंट वगैरह भी नहीं करेंगे, क्योंकि आम तौर पर 40-50 के उम्र के लोग शादीशुदा होते हैं, इनके बच्चे होते हैं, इनके समाज में इनका एक नाम होता है। अगर वो इन सब चीज़ों का कंप्लेंट्स पुलिस में करेंगे तो उनकी बदनामी होगी, नाम खराब होगा, ऊपर से उसका बसा हुआ घर भी उजड़ जाएगा। तो इस तरीके से प्रिया का धंधा पानी जोर शोर से चलता रहता है। अब इसके पास बेशुमार पैसा होता है। पैसों के साथ साथ इसकी अय्यासी भी बढ़ जाती है। 80-80 हज़ार रुपए की एक एक जूते पहनती थी और उसके कपड़ों की कीमत लाखों में होती थी। और प्रिया खुद कहती है 2014 में उसके महीनों का खर्चा 2 से 2.5 लाख रुपए हुआ करते थे।
फिर कुछ दिनों में ही एक बंदा इसके खिलाफ पुलिस में कंप्लेन कर देता है और प्रिया पकड़ भी जाती है। फिर पुलिस वगैरह को पैसे वगैरह खिलाने के बाद कुछ ही दिनों में बाहर आ जाती है। अब यहाँ पर इसके सातिर दिमाग और सातिर हो जाती है और इसको पुलिस पकड़ने का जो डर होता है वो भी कई हद तक खत्म हो जाता है। इसलिए वो ठगी के साथ साथ चोरियां भी करने लगती है। एक बार एक एटीएम में कैश कटर लेकर घुसती है और एटीएम में जहाँ पैसे रखे जाते हैं उसको काटने की कोशिश करती है, मगर वहाँ इसके बदकिस्मती की वजह से पुलिस के हाथों आ जाती है। फिर इस पर मुकदमा चलता है और कुछ महीने की सजा काटने के बाद 2015 में बाहर आ जाती है। इस बार प्रिया बाहर आने के बाद वेबसाइट से लोगों को ठगना, चोरियां वगैरह करना छोड़ देती है। फिर उसको टिंडर ऐप के बारे में पता चलता है और आशा करता हूँ आप सबको भी पता होगा टिंडर ऐप क्या होता है और यही से इसकी ठगी का नया जर्नी शुरू होता है। इसमें वो अपना प्रोफाइल बनाती है और नए नए लड़कों के संपर्क में आती है। अब यहाँ पर प्रिया उन लड़कों के संपर्क में आती है जो कि रईस खानदान से होते हैं। प्रिया उनसे पूरे दिन चैट करती है, फ़ोन पे बात करती है और झूठे प्यार का दिखावा करते हुए उनसे मुलाकात करती है और आखिर में उनके साथ अश्लील तस्वीर खिंचाती है और अपने पास रखती है। फिर कुछ दिन बाद उनको ब्लैकमेल करना शुरू कर देती है और उनसे पैसे हड़पती रहती है। ऐसा वो बहुत लड़कों के साथ करती है। अब यहाँ पर इसका ये बिजनेस भी जोरों से चल रहा होता है। फिर ऐसे करते करते 2018 का समय आ जाता है। अब यहाँ पर प्रिया अपने प्यार के जाल में एक 45 साल का बैंक मैनेजर को फंसा लेती है और दोनों लिव इन में रहने लगते हैं। प्रिया इस बैंक मैनेजर के साथ काफी दफा संबंध बनाती है और इस बैंक मैनेजर के साथ न्यूड पिक्चर वगैरह खिंचाकर अपने पास रख लेती है। फिर कुछ दिन बीतने के बाद प्रिया अपने रंग दिखाना शुरू कर देती है। ये उस बैंक मैनेजर से 10 लाख का डिमांड करती है। अगर वो पैसे नहीं देता है तो उसके ये सारे तस्वीर उसके परिवार को दिखा देगी, साथ ही में पुलिस में रेप करने का मुकदमा भी दर्ज कर देगी। मगर इस बार प्रिया का किस्मत उसका साथ नहीं देती है। वो बैंक मैनेजर उल्टा उसके खिलाफ पुलिस में जाकर उसके झूठे रेप और ब्लैकमेल का मुकदमा दर्ज करवा देता है। फिर पुलिस सारे सबूत जुटा लेती है जिससे ये क्लियर हो जाता है दोनों में जो संबंध बने थे वो दोनों के रजामंदी से बने थे। अब यहाँ पर प्रिया कुछ कर भी नहीं सकती थी। प्रिया को दोबारा जेल हो जाती है और करीबन 1 महीने जेल में रहने के बाद वो बाहर आ जाती है। मगर प्रिया यहीं पर ही रुकने वाली नहीं थी, उसको और बड़े बड़े फ्रॉड करना था, क्राइम करना था। प्रिया फिर से अपने मोबाइल में टिंडर ऐप को इंस्टॉल करती है और दोबारा नए शिकार के तलाश में निकल पड़ती है। अब टिंडर पर उसको एक विवान कोहली नाम का लड़का मिलता है जो कि दिल्ली का रहने वाला होता है। वो लड़का अपने परिचय में बताता है जो वो अनमैरिड है। फिर प्रिया उसके बैकग्राउंड के बारे में पूछती है तो वो प्रिया को बताता है वो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन का बेटा है और उसके पास करोड़ों रुपए पड़े हुए हैं। ये सुनते ही प्रिया बौखला जाती है और किसी भी तरह उस लड़के को अपने प्यार में फंसाना चाहती है। फिर दोनों में काफ़ी बातचीत होता है और दोनों एक दूसरे से मुलाकात करने का प्लान बनाते हैं। इसी बीच टिंडर पर ही प्रिया की बातचीत एक 21 साल का दीक्षंत कमरा नाम के लड़के के साथ हो रही थी और दीक्षंत प्रिया को बताता है जो वो मुंबई के एक रईस खानदान से है और पेशे से वो एक प्रोड्यूसर और मॉडल है। दीक्षंत को भी अपने प्यार में फंसा लिया और दीक्षंत इतना पागल हो गया प्रिया के प्यार में जो सब कुछ छोड़ छाड़ कर मुंबई से जयपुर शिफ्ट हो गया और एक अच्छा सा अपार्टमेंट में रूम ले लिया और दोनों लिव इन में रहने लगे। और दूसरी साइड विवान कोहली भी प्रिया के लिए पागल हो रहा था, मगर इस बार कुछ अलग खेल हो जाता है। प्रिया को दीक्षांत के साथ रहते रहते उसके साथ सच्चा प्यार हो जाता है और दोनों एक दूसरे पर मरने मिटने की कसम खाने लगते हैं। अब तक तो प्रिया दूसरों से प्यार करने का ढोंग करती थी और उनको लूट लेती थी, मगर इस बार वो खुद ही किसी के प्यार में पूरी तरह लूटने वाली थी। इसी जयपुर में दीक्षांत का एक दोस्त रहा करता था जिसका नाम था लक्ष्य वालिया। तो वो भी अक्सर दीक्षांत और प्रिया से मिलने इनके अपार्टमेंट में आते थे और तीनों ही अच्छे दोस्त बन चुके थे। तीनों हरदम एक साथ रहा करते थे, पार्टियां किया करते थे और घुमा फिरा करते थे। फिर एक दिन दीक्षांत बहुत परेशान रहता है तो प्रिया उससे पूछती है जो क्या हुआ, तुम कुछ दिनों से इतना परेशान क्यों हो। तब दीक्षांत प्रिया से बोलता है भले ही मैं एक रईस घर से बिलोंग करता हूँ
मगर मेरे ऊपर 21 लाख का कर्जा है जो कि एक प्रोजेक्ट में डूब गया। ये सुनते ही प्रिया बोलती है, तुम चिंता मत करो, मैं कहीं से पैसों का अरेंज करती हूँ। फिर उसको दिल्ली का रईस विवान कोहली की याद आती है जो इतने पैसे बस उसको उसी बंदे से मिल सकता है। अब यहाँ पर प्रिया विवान कोहली के बारे में दीक्षांत और लक्ष्य को बताती है और तीनों मिलकर प्लान बनाते हैं। इसको सबसे पहले प्रिया के प्यार में फंसाएंगे और फिर दिल्ली से इसको जयपुर बुलाएंगे। उसके बाद इसका किडनैप करेंगे, फिर इसके बाप से मोटी फिरौती मांगेंगे। तो प्लान के हिसाब से प्रिया विवान कोहली को अपने प्यार में बुरी तरह पागल कर देती है और विवान कोहली भी प्रिया से मिलने के लिए उतावला हो जाता है। मगर कहानी में यही से ट्विस्ट आना शुरू होता है। दरअसल विवान कोहली नाम का कोई व्यक्ति होता ही नहीं है। टिंडर पर विवान कोहली नाम से फेक आईडी बनाया जाता है जिसको दुष्यंत शर्मा नाम का बंदा चलाता है और दुष्यंत शर्मा टिंडर पर बस लड़की पटाने के लिए ही इस आईडी को बनाया था और ये कोई बिजनेसमैन या बड़े घराने का लड़का नहीं था बल्कि एक मिडिल क्लास से बिलोंग करता था। ये बस लड़कियों को इम्प्रेस और पटाने के लिए ही बड़ी बड़ी फेंकता था और झूठ बोलता था जो वो बहुत बड़े बिजनेसमैन का बेटा है। फिर दुष्यंत शर्मा दिल्ली से जयपुर पहुंचता है और प्रिया से मुलाकात करता है। मुलाकात के बाद प्रिया दुष्यंत शर्मा को अपने अपार्टमेंट में ले जाती है और वहीं पर तीनों मिलकर दुष्यंत शर्मा को मारता पीटता है और इसका हाथ पैर बांधकर इसके फ़ोन से ही इसके पिताजी को फ़ोन लगाया जाता है। मगर अभी भी प्रिया और उसके दोस्तों को नहीं पता होता है जो ये विवान कोहली नहीं बल्कि इसका असली नाम दुष्यंत शर्मा है। तो फ़ोन लगाने के बाद उसके पिताजी फ़ोन उठाते हैं और दुष्यंत शर्मा से ही बुलवाया जाता है जो पिताजी मुझे किडनैप कर लिया गया है और ये 10 लाख रुपए की मांग कर रहे हैं। अगर नहीं देते हैं तो ये लोग मुझे जान से मार देंगे। फिर इतना होते ही प्रिया दुष्यंत शर्मा से फ़ोन छीन लेती है और खुद दुष्यंत शर्मा के पिता को बहुत गाली गलौज देकर बोलती है जो जल्दी से पैसे भेज दे नहीं तो तुम्हारे बेटे को मार दिया जाएगा। फिर कॉल कटने के बाद दुष्यंत शर्मा बोलता है, मुझे छोड़ दो, मैं कोई विवान कोहली नहीं हूँ, मेरा असली नाम है दुष्यंत शर्मा और मेरे पिताजी कोई बिजनेसमैन नहीं है, वो तो एक माइनिंग कंपनी में जॉब करते हैं। उन्होंने इतना पैसा एक साथ अपनी ज़िंदगी में भी नहीं देखा होगा। अभी ये सब बातें सुनकर प्रिया को बहुत गुस्सा आता है जो इतना मेहनत किया और इसके बदले उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। फिर वो दोबारा दुष्यंत शर्मा के पिता को कॉल लगाती है और बोलती है 20 मिनट के अंदर 10 लाख कैसे भी जुगाड़ करो और दुष्यंत के बैंक अकाउंट में भेजो, नहीं तो इसको जान से मार दिया जाएगा। फिर दुष्यंत के पिता किसी तरह 3 लाख रुपए का जुगाड़ करते हैं और बैंक में जाकर दुष्यंत के अकाउंट में डाल देते हैं। मगर उससे पहले ही तीनों मिलकर दुष्यंत शर्मा को जान से मार देते हैं। पहले तो इसको गला दबाकर मारने की कोशिश की जाती है मगर वो नहीं मरता। फिर तकिए से मारने की कोशिश की जाती है मगर इस बार वो बेहोश हो जाता है मगर मरता नहीं है। फिर चाकू से इसको जान से मार दिया जाता है। इसको मारने से पहले ही इससे इसका एटीएम और एटीएम पिन ले लिया जाता है। फिर प्रिया एटीएम जाती है और 25,000 रुपये निकालती है मगर इससे ज़्यादा नहीं निकाल पाती है क्योंकि एक दिन के लिए इतना ही लिमिट होता है। फिर प्रिया एटीएम के पास ही मार्केट से एक बड़ी सी ट्रॉली बैग खरीदती है और अपने फ्लैट में आकर दुष्यंत के बॉडी का छोटे छोटे टुकड़े करती है और ट्रॉली बैग में भरती है और रात होते ही तीनों उस ट्रॉली को अपने कार से अमेरिकी पहाड़ी में ले जाकर फेंक देते हैं। अब इधर दुष्यंत शर्मा के पिता पैसे भेजने के बाद से ही दुष्यंत को कॉल करता है मगर फ़ोन स्विच ऑफ होता है और वो पुलिस में जाकर कंप्लेन करते हैं और पुलिस दुष्यंत शर्मा के नंबर को ट्रेस करते हुए पता लगाती है जो इसका लास्ट लोकेशन जयपुर के उस फ्लैट में है जहां उसको किडनैप करके रखा गया था। मगर पुलिस उन तक पहुंचते पहुंचते वो लोग वहां से फरार हो जाते हैं और आखिर में सुबह सुबह गांधीनगर रेलवे स्टेशन में वो तीनों पकड़े जाते हैं। वो लोग वहां से ट्रेन पकड़कर कहीं और भाग जाना चाहते थे मगर यहाँ पर किस्मत उनका साथ नहीं देती है और तीनों के तीनों पकड़े जाते हैं और फिर दुष्यंत शर्मा के लाश को भी बरामद कर लिया जाता है। इसके बाद इन तीनों के खिलाफ मुकदमा चलता है जिसमें लक्ष्य वालिया को कम दोषी पाया जाता है और करीबन 1 साल तक जेल में रहने के बाद जमानत पर बाहर आ जाता है।
प्रिया और दीक्षंत भी जमानत के लिए अर्जी लगाते हैं, मगर इनके अर्जी को खारिज कर दिया जाता है। फिलहाल ये दोनों अभी भी जेल में ही है। इस कहानी में एक चीज जानकर आप सबको बहुत दुख होगा। दुष्यंत शर्मा जो था वो एक शादीशुदा था और उसके बच्चे भी थे। इसके अलावा दुष्यंत शर्मा के पिता अपने जीवन में एक के बाद तीन बेटे को मरते हुए देखते हैं। इससे ज़्यादा दुख की चीज़ क्या हो सकती है इस कहानी में। उम्मीद करता हूँ आपको कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर करना। हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को शेयर करना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी दबाना,